देखिए विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु देखते हैं अपन। राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो उन्हें संशोधित कर सकते और न ही उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। ये देखिए आर्टिकल 252, आप ये आर्टिकल नोट करते रहिए। 249 मतलब स्वतः उनको संज्ञान हो केंद्रीय संसद को कि राज्य सूची का ये विषय सब राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो वो कानून बना सकते हैं। और 252 अगर राज्य या आग्रह करें कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए, तो कानून बना सकते हैं। नंबर 3 का जो पॉइंट है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संकट काल की घोषणा होने पर ये अनुच्छेद 250 की व्यवस्था करता है कि संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहेंगे। अनुच्छेद 250, ये देखिए बड़े इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 249, 250, 252 संकटकालीन स्थिति के अंतर्गत भारत की संसद राज्य सूची के तमाम विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट बात है विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु आर्टिकल 253 ये व्यवस्था करता है, यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आर्टिकल 253, अगर कोई संधि किसी विदेशी सरकार से या विदेशी राज्य से, अन्य राज्य से, चाहे वो पड़ोसी नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अगर उससे संधि की है, मान लीजिए जैसे कि हमने कहा अमेरिका से एक संधि कर ली कि अमेरिका की कार निर्माण कंपनी यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट लगाएगी, भारत सरकार ने कर ली, क्योंकि राजस्थान सरकार तो अमेरिका से डायरेक्ट कर नहीं सकती। तो अब राजस्थान सरकार को भारत सरकार निर्देश देगी कि आप ये फ्रेमवर्क है, आपको ये दिया जा रहा, आप इसके लिए व्यवस्था बनाए, तो उसके तमाम कानून वो भारत सरकार बना करके इनको देगी, राज्य सरकार को उनको पालन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 253 ये व्यवस्था करता है। ये देखिए, ये एक जो संविधान का सबसे बदनाम आर्टिकल है उसके बारे में आपको पता ही है। आर्टिकल 356, यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है। 356, इसके बारे में पढ़ने खूब बात कर ली। कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ को अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। ये राज्यों के ऊपर एक तरह के प्रतिबंध से है, ये आप इनको उसी एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। उपरोक्त परिस्थितियों में तो संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिकाओं की राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हों। अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति ने विचारार्थ रोक रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। उदाहरण के लिए किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानूनों का संवर्ती सूची के विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के पहले उस बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हो या उन पर जिनके द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद और बिक्री कर लगाया जाने वाला हो जिन्हें संसद ने समाज के जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दिया हो, इन सब मुद्दों के ऊपर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
अनुच्छेद 200 जो व्यवस्था करता है, देखिए यहाँ पे भी केंद्र की सुपरमेसी ये आर्टिकल 200 भी स्थापित करता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक के बारे में अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है, रिजर्व कर सकता है उसको। राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है और राष्ट्रपति बिना कोई कारण बताए उस विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। 1959 में केरल के राज्यपाल ने केरल कृषि भूमि संबंधी विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे। ये उदाहरण देख लीजिए आप। 1959 में केरल के राज्यपाल ने केरल कृषि भूमि सुधार संबंधी कोई कानून बनाया था, वहां की सरकार ने उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा। इसी बीच अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा द्वारा राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया। नए चुनाव के बाद बनी विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल कर सन 1961 में पास कर दिया। केंद्र के द्वारा इन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर व्यवहार में भी अपने आप को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया गया है। उदाहरण के लिए 1954 में तृतीय संशोधन के आधार पर समवर्ती सूची के विषयों में वृद्धि की गई है, जिससे कि खाद्यान्न के अभाव में उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार आवश्यक कदम उठा सके। यह मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे, कुछ आर्टिकल या कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिनके ऊपर विधायी संबंध कहने को तो हमने सेपरेट कर दिए, हमने राज्य सूची बना दी, लेकिन राज्य सूची बनाने के उपरांत भी कुछ आर्टिकल्स 249, 252, 253, 231 गए, ये कुछ ऐसे हैं जैसे 356 तो सीधा सीधा ही है, जो ये व्यवस्था दे देते हैं, ये व्यवस्था ये अधिकार देते हैं केंद्र सरकार को कि आप राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हो। वो मार्फत किसी के राज्यपाल के मार्फत हो सकते हैं, राष्ट्रपति के मार्फत हो सकते हैं, विदेशी राज्यों से संधि के मार्फत हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सुपरमेसी इसमें केंद्र सरकार की झलकती है। अभी देखिए एक नया बिंदु अपन इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप, ये थोड़ा सा इसको अपन एनालाइज करेंगे। राज्यों द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि केंद्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित है। सन 1951 में संसद ने उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिनको जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 तथा 27 संख्या वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। यही नहीं, रेजर, पत्ती, कागज, गोंद, जूते, माचिस, साबुन आदि विषयों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों के नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के अत्यधिक केंद्रीकरण से राज्यों के आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद तथा राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा विभाजित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। के.वी. राव ने ठीक ही लिखा है कि राज्य सूची में दिए गए विषय कितने महत्वहीन हैं, कितने संदिग्ध हैं और अस्पष्ट हैं। पायली के अनुसार विधायी सत्ता के वितरण की सूची योजना से निसंदेह विकेंद्रीकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। महादेव प्रसाद शर्मा लिखते हैं कि जब राज्यों के सिर पर संघ का भय सर्वदा विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे पूर्ण विश्वास के साथ अपने अधिकारों की मांग दृढ़ता पूर्वक करेंगे। अमर नंदी ने लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है। ये देखिए विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो अपना चल रहा है इसमें थोड़ा रीडिंग का पोर्शन आ गया तो थोड़ा आपको एक डिस्क्रिप्टिव मैटर देना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। बाकी आप ये देखिए, हमने आज थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास किया है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, लेजिस्लेचर रिलेशन इन सेंट्रल स्टेट। देखिए सबसे पहली जो बात है वो आपको ये समझनी पड़ेगी कि संघात्मक व्यवस्था है क्या। ये एक फ्रेमवर्क है संघात्मक व्यवस्था का, अमेरिकन व्यवस्था जिसको अपन देखते हैं।
आप सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपके जो पेपर चलता है मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें अमेरिका का संविधान का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप बड़े बारीकी से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा, आप इंग्लैंड के संविधान को बारीकी से पढ़िए, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा भारत का संविधान। अब ये देखिए, संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसके अंतर्गत बिल्कुल स्पष्टता होती है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण, व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग। और संसदात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अंतर्मिलन होता है, यानी कि व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब थोड़ा सा आप इसको बहुत बारीकी से समझिए। जैसे अमेरिका के अंतर्गत आप देखिए, अमेरिका का संविधान एक संघीय संविधान है, वहां सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है उसको 100% अप्लाई किया गया उसके कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिका के अंतर्गत कार्यपालिका एज ए राष्ट्रपति कार्यपालिका, वहां का अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका का एग्जीक्यूटर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, मुख्य कार्यपालक अमेरिका का प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष ये कह सकते हो उसको, संवैधानिक प्रमुख कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप उसको, वो मुख्य कार्यपालिका का पालिका अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति आ कैसे रहा है, रास्ता देखिए उसका। अभी वहाँ चुनाव चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर अमेरिकन न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को पढ़िए, सब कुछ पढ़िए आप, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। इस टाइम भरमार है नॉलेज की, और आज तो गूगल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, आप जहाँ मर्जी बैठे कुछ भी चीज़ जान सकते हो। और अमेरिका के संविधान को जितना जानोगे उतना अपने संविधान का एक कंपेरेटिव स्टडी होगी, आपका ब्रॉड सेंस में आपकी स्टडी होगी। अब देखिए आप, अमेरिका का राष्ट्रपति आ कहाँ से रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति एक सेपरेट रास्ते से आ रहा है, एक निर्वाचक मंडल। लोग पहले उम्मीदवार के लिए नामांकन करते हैं, वहाँ फिर उम्मीदवार के नामांकन के लिए वहाँ की पब्लिक वोट डालती है। वहाँ के राजनीतिक दल, दो राजनीतिक दल है वहाँ पे, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। तो अभी जो ट्रम्प साहब है वो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, और डेमोक्रेट्स जो पहले ओबामा साहब थे वो डेमोक्रेट्स थे। तो वहाँ वो निर्वाचक मंडल बनेगा, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा और वो खत्म हो जाएगा। उसका बस इतना ही काम है, खत्म हो, बस उसका कोई काम नहीं। वो आम नागरिक हो जाएंगे, उनको कोई विशेष सुविधा या भत्ते वत्ते कुछ नहीं मिलेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया साहब, ठीक है। अब फिर उसके बाद में राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका बनाएगा, अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, मेरा कहने का मतलब है। अब उस मंत्रिमंडल के लिए राष्ट्रपति के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस में से लोग ले। अगर बाई दब वो लेता भी है तो उसको कांग्रेस की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। प्रतिनिधि सभा या सीनेट में से कोई मेंबर लेता है अपनी कार्यपालिका में, जैसे रक्षा मंत्री बना दिया किसी सीनेटर को, तो उसको सीनेटर का पद छोड़ना पड़ेगा। तो कार्यपालिका बिल्कुल सेपरेट। अब व्यवस्थापिका आई है, वहां पे सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर के कांग्रेस बनती है। कांग्रेस वहां की, जैसे अपने यहाँ संसद है, राज्यसभा और लोकसभा मिलके, वहां सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर के कांग्रेस बनती है, वो व्यवस्थापिका। अब वहां पर जुडिशरी पे आ जाइए आप। जुडिशरी का अपना एक सेपरेट पोर्शन है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या प्रमोशन से कैसे आकर के अमेरिकन उच्चतम न्यायालय बन रहा है। वहां मतलब तीनों के अलग अलग रास्ते, तीनों जाते अलग रास्ते से, आते अलग रास्ते से। जुडिशरी का अपने अब भी यहाँ पे अलग है, लेकिन अपनी जुडिशरी में रिफॉर्म की आवश्यकता है। अपनी जुडिशरी और अमेरिकन जुडिशरी को अगर आप कंपेयर करोगे तो अपनी जुडिशरी को बहुत पिछड़ी हुई पाओगे आप, बहुत मतलब एक क्यों कहेगी प्रारंभिक स्टेज पे है। वो मैच्योर जुडिशरी सिस्टम है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन व्यवस्था में जो देखने को मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। अब देखिए अपने यहाँ पे कार्यपालिका बनाई हमने, कार्यपालिका तो बनाते ही नहीं हम तो व्यवस्थापिका बनाते हैं। हम पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, वो पार्लियामेंट में जो बहुमत दल प्राप्त ने, जिस दल को बहुमत मिलेगा वो अपनी कार्यपालिका बनाता है। वो राष्ट्रपति के समक्ष दावा प्रस्तुत करता है कि मुझे बहुमत है, मुझे सरकार बनाने दीजिए आप। अब वो सरकार बना ली उन्होंने, फिर वो अपना मंत्रिमंडल बनाता है। अब मंत्रिमंडल बनाने के लिए उसके पास आवश्यक है, इसके साथ यहाँ पे शर्त है भारत के संदर्भ में, भारत के प्रधानमंत्री के पास ये अनिवार्य है कि वो जो भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाएगा वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि मंत्री पद की शपथ लेते हुए वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत उसे इन दोनों सदनों में से
किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी होगी। जबकि वहां उल्टा है, वहां अगर मंत्री बनने के लिए मंत्री बन गया कोई व्यक्ति अमेरिका के अंतर्गत, अगर वो कांग्रेस में किसी सदन, प्रतिनिधि सभा या सीनेट का सदस्य है, तो जिस दिन वो शपथ लेगा उसी दिन से वो सीट खाली मानी जाएगी। ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब यहां पर देखिए, आज का जो अपना बेसिक जो डिस्कशन का विषय है वो केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध। अब केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के अंतर्गत सुपरमेसी तो केंद्र की दी गई है, क्योंकि हमने डिवीजन कर दिया, सूचियां बना दी 3, लेकिन फिर भी राज्य सूची के जो विषय उनके ऊपर केंद्र कानून बना सकता है, कोई चैलेंज नहीं है। तो इस तरीके से केंद्र की सुपरमेसी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इसके पीछे बड़े मजबूत कारण हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की परिस्थितियां अपने आप में अलग प्रकार की थी। उन परिस्थितियों के हिसाब से भारत में मजबूत एक केंद्र का होना अति आवश्यक था। इसीलिए ये ऐसे प्रावधान किए गए, आर्टिकल 249, 252, 30 गए, 200, 356, इन आर्टिकल्स के द्वारा राज्यों की शक्तियों पर कानून बनाने का केंद्र को अधिकार मिल जाता है। जबकि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राज्यों का अपना अलग संविधान है, अलग नागरिकता है राज्यों की। अमेरिका का संविधान सिर्फ अमेरिका की संघीय सरकार की बातें करता है वो। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये टॉपिक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध का जो टॉपिक है वो समाप्त मान लिया जाता है। नेक्स्ट में अपन अगली क्लास में कुछ नए के साथ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।